बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगता है कि झूठी खबरों की आमाजगाह यानी भारत ने अब तक सबक हासिल नहीं किया और वो लगातार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के हवाले से मुसलसल प्रोपेगेंडा करके अपने आप को मजीद एक्सपोज करता जा रहा है। हाल ही में इंडियन मीडिया ने चीन के हवाले से अफवाह फैलाई है कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS ने काबुल में कार्रवाई करते हुए 10 चाइनीज शहरियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर इल्जाम है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहे थे और अफगान हुकूमत के खिलाफ जासूसी का काम कर रहे थे, और इसे पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका नेटवर्क भी करार दिया गया। जबकि भारतीय मीडिया के बकौल अफगानिस्तान ने चीन से बाकायदा माफी मांगने का मुतालबा किया है। इस खबर का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि अंदर अंदर कुछ और ही कहानी चल रही है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका सेल को बेनकाब करने के हवाले से सबसे पहले खबर हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर नशर की गई, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर का कोई मुसद्दका हवाला नहीं दिया और ना ही अफगान गवर्नमेंट का ऑफिशियल बयान इस पर जारी किया गया। और इस खबर के हवाले से कहा गया कि कुछ लोगों ने इन्हें इतला दी है। आखिर वो कौन से लोग थे, इनका भी कुछ नहीं बताया गया। यानी सोर्स का जिक्र ना करके गोया इसने अपनी खबर को खुद ही एक्सपोज करके रख दिया है। और इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान और चीन के हवाले से जितनी भी जाली खबरें इस वक्त दी जा रही हैं, इनके दरमियान यही कदर मुश्तरक है कि वो खबरों का सोर्स जिक्र करने की बजाय कहते हैं कि कुछ नामालूम अफराद ने इन्हें इतला दी है। जबकि अफगान न्यूज़ एजेंसी की बात की जाए तो वहां पर भी किसी भी न्यूज़ साइट ने कोई खबर चीन के हवाले से नशर नहीं की। अलबत्ता तुलु न्यूज़, जो अशरफ गनी का कठपुतली चैनल है और जिसे इंडिया की खुफिया हिमायत भी हासिल है, उसने ये खबर नशर की है। और मज़ा का खेज बात यह है कि इसने अपनी रिपोर्ट में भी हिंदुस्तान टाइम्स का हवाला दिया है, यानी इसके पास भी कोई सोर्स मौजूद नहीं है। यानी इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक वाक़या अफगानिस्तान में पेश आता है, लेकिन इसकी न्यूज़ इंडिया से बनकर आती है और इस तरह इंडिया से मुंसलिक तमाम जाली न्यूज़ साइटों पर यह खबर फैला दी जाती है और इस तरह जाली खबरों का कारोबार इंडियन मीडिया पर चलाया जा रहा है। और अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से पहले पाकिस्तान का नाम लिया जाता था, लेकिन अब चीन का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई है जिस पर इंडिया काफ़ी परेशान है। और ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का जो अफगान तालिबान के हवाले से मुतनाज़ा बयान आया था, उसके पीछे भी यही वजूहात थी। वाज़ेह है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का हाल ही में दौरा किया था, जहां अहम मामलात पर बातचीत हुई, क्योंकि अमेरिका के निकलते ही चीन अफगानिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी करना चाहता है। और चीन ये भी चाहता है कि चीनी सूबे सिंकियांग में जो हालात ख़राब करवाने की कोशिश की जा रही है, इस पर तालिबान चीन की मदद करें और सिंकियांग में बगावत की कोशिश को नाकाम बनाने में तालिबान अपना किरदार निभाएं। इसके बदले चाइना अफगानिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की ऑफर कर रहा है और इसको CPEC में शामिल करने का भी मंसूबा बनाया है। लेकिन जाहिर है कि इन सब चीज़ों के लिए अमन व अमान और सिक्योरिटी की अशद ज़रूरत है। अफगान तालिबान अब सिक्योरिटी के हवाले से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जिसके बाद अहम प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि 90% अफगानिस्तान पर इस वक्त तालिबान का कंट्रोल है। जबकि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले पाकिस्तान से अफगानिस्तान और फिर उज़्बेकिस्तान तक रेलवे सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया है, जिसमें 3 ममालिक के दरमियान बातचीत चल रही है। और इसमें भी तालिबान इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अशरफ गनी हुकूमत जो इंडिया की बेसाखियों पर कायम है, वो अब ख़त्म होने जा रही है। इंडियन मीडिया और इंडिया के दिफाई हल्के मुसलसल इस वक्त अफगान तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं और मुख्तलिफ लॉबीज़ के थ्रू नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपनी फ़ौज वहाँ से ना निकालें, वरना इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाय हो सकती है और चाबहार बंदरगाह का जो मंसूबा था वो भी इस सूरत में खटाई में पड़ सकता है। इसीलिए इंडिया NDS की मदद से अफगानिस्तान में हालात ख़राब करवाना चाहता है। लेकिन इस दफ़ा नई बात यह है कि कुछ ईरानी मलेशिया ग्रुप से भी राब्ते चल रहे हैं। इसीलिए अचानक से अफगानिस्तान में बम धमाके और कत्ल व गारत गरी के वाक़यात में तेज़ी आना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता दिनों गजनी, पक्तिका और काबुल में बड़े हमले किए गए हैं, जबकि ये भी इतलात आ रही हैं कि अमरीकी फ़ौज निकालने के ऐलान के साथ ही ब्लैक वाटर अफगानिस्तान पहुँच रही है। और बदनाम ज़माना ब्लैक वाटर, जिसे CIA का मोहरा समझा जाता है और जिसका काम ही टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी करवाना होता है, उसको अब अफगानिस्तान में लाया जा रहा है। यही वजह है कि ईरान की टोन भी अचानक बदलना शुरू हो गई है। उसका ख्याल है कि जो बाइडन के आते ही ईरान पर से पाबंदियां हट जाएंगी और इंडिया, अमेरिका और शुमाली इत्तेहाद के साथ मिलकर किसी तरह तालिबान का रास्ता रोका जाए और टारगेट किलिंग के वाक़यात करवाकर दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि तालिबान अमन कायम करने का वादा पूरा नहीं कर रहे, ताकि दोबारा आलमी फौज को वहां पर उतारा जाए।
جبکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے گزشتہ دنوں طلوع نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی اعتراف کر ڈالا تھا کہ ایرانی ملیشیا یعنی فاطمیون بریگیڈ جو شام میں لڑنے گئی تھی وہ اب واپس آ چکی ہے، جس پر اینکر نے فوراً سوال کیا کہ فاطمیون بریگیڈ اس وقت کہاں ہیں اور اب کیا کر رہی ہے۔ اس سوال پر جواد ظریف کو خاموشی لگ گئی تھی اور عین امکان ہے کہ فاطمیون بریگیڈ کو دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں استعمال کیا جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں افغان طالبان کی ویب سائٹ الامارہ نے آرٹیکل شائع کیا تھا جس میں کہا گیا کہ امن مذاکرات کے ساتھ اچانک سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کیوں ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس میں تو طالبان کا بالکل ہاتھ نہیں ہے۔ اور افغان خفیہ ایجنسی NDS کا سابق ڈائریکٹر امر اللہ صالح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ حالات خراب کروانے کے پیچھے NDS کا ہاتھ ہے، اگر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور افغان طالبان نے یہ بھی کہا کہ جو امن مذاکرات کے خلاف ہیں یقیناً یہی لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، جتنا جلدی ہو انہیں ٹریس کر کے ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ افغان طالبان کا اشارہ انڈیا کی جانب بھی ہے جس نے اب چین کے حوالے سے جھوٹی خبریں چلانا شروع کر دی ہیں کہ چین کے شہری افغانستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہی لوگ ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ ان خبروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب افغانستان میں حالات کی خرابی کو چین کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ چین اور افغان طالبان کے درمیان بڑی پیش رفت ہو چکی ہے اور بڑے معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ جبکہ انڈیا کی یہ بھی خواہش ہے کہ افغانستان کا وہ علاقہ جو چین کے صوبے سنکیانگ سے متصل ہے وہاں سے نیا فرنٹ چین کے خلاف کھولا جائے اور وہاں پر NDS کی مدد سے حالات خراب کروا کر CPEC کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ اسی لیے چین پاکستان کی مدد سے افغان طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مغربی روٹ کو محفوظ بنایا جائے۔ جبکہ اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ چین نے حال ہی میں پاکستان کو 50 مسلح ڈرون دینے کا اعلان کر دیا ہے جن کا نام ونگ لونگ II ہے۔ یہ جدید ترین ڈرون بارڈر ایریا پر بھرپور نظر رکھ سکتے ہیں اور انڈین فوج کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہاں یہ بھارتی فوج کے ٹھکانوں کو ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے وہیں یہ LOC کراس کیے بغیر بھارتی ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جبکہ گزشتہ دنوں پاکستان اور ترکی کے ڈیفنس آفیشلز کے درمیان انقرہ میں اہم میٹنگ بھی ہوئی تھی، جس کے بعد پاکستان کے ملٹری آفیشلز نے ترکی کی مختلف ڈیفنس انڈسٹریز کا دورہ کیا اور ٹرکش ڈرون بنانے والی کمپنی بیکار کا بھی دورہ کیا، جہاں سے ترکی کے مسلح ڈرونز خریدنے کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ اس لیے انڈیا کے دفاعی حلقوں میں اس وقت کافی ہلچل پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ چین اور ترکی کے مسلح ڈرونز انڈیا پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ انڈیا نے حال ہی میں امریکہ سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ اپنے ڈرون طیارے لیز پر انڈیا کو دے دے، جبکہ اسرائیل کا ہیرون نامی ڈرون طیارہ جو انڈیا کو فروخت کیا جا رہا ہے اس کو تیار ہونے میں کافی وقت درکار ہے۔ اسی لیے انڈیا ڈرون کے حوالے سے پریشان دکھائی دے رہا ہے جو اب تک اسے ڈیلیور نہیں ہو پایا، اور روس کا S-400 سسٹم بھی 2021 میں جا کر ڈیلیور ہوگا۔ اسی لیے اگر LOC پر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پاکستان مسلح ڈرونز کی مدد سے انڈیا کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی جس طرح آذربائیجان نے ارمینیا کو ڈرونز کے ذریعے شکست دی اور جنگ کا پاسا پلٹا، یہی کچھ اب انڈیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔